नमस्कार विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एस के उपाध्याय से आचार्य लोक प्रशासन। आज हम बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट प्रश्न पत्र लोक प्रशासन के तत्व विषय के अंतर्गत पद वर्गीकरण पोजीशन क्लासिफिकेशन विषय पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा विषय है, टॉपिक है पद वर्गीकरण। पद वर्गीकरण अर्थ एवं परिभाषा। वर्गीकरण का अर्थ किसी समान और अनिवार्य लक्षण या विशेषताओं के आधार पर व्यक्तियों और वस्तुओं का एक समूहीकरण है। कार्मिक प्रशासन में वर्गीकरण का अर्थ कर्तव्य और दायित्वों के आधार पर पदों का ऐसा समूहीकरण है जिसमें मोटे तौर पर कुछ वर्ग निर्मित किए जाते हैं। जिन पदों के कर्तव्य और दायित्व एक से होते हैं उन्हें एक वर्ग में रखा जाता है। पदों और अधिकारियों का वर्गीकरण कर्तव्य और दायित्वों के अतिरिक्त अन्य आधारों पर भी होता है। उन्हें योग्यता, वेतन, विभागों आदि के आधारों पर भी वर्गीकृत किया जाता है, परंतु इस प्रकार का वर्गीकरण कार्मिक प्रशासन की दृष्टि से अपने उद्देश्यों की पूर्ति के लिए अधिक महत्वपूर्ण सिद्ध नहीं होता है। पद वर्गीकरण की कुछ परिभाषाएं देख लेते हैं। मार्क्स लिखते हैं कि वर्गीकरण का अर्थ कर्तव्य एवं अपेक्षित योग्यताओं की समानता के आधार पर पदों को समूहबद्ध करना पद वर्गीकरण है। डिमोक लिखते हैं, वर्गीकरण का अर्थ तुलनात्मक कठिनाइयों और उत्तरदायित्वों के अनुसार पद सोपान के रूप में पदों को छांटना और श्रेणीबद्ध करना वर्गीकरण है। इसी प्रकार की एक परिभाषा फिफ्नर के अनुसार वर्गीकरण से हमारा तात्पर्य यह है कि समान कार्य तथा समान उत्तरदायित्व वाले पद एक ही श्रेणी में रखे जाते हैं, चाहे वो किसी भी विभाग अथवा सेवा से संबंधित हों। एक और परिभाषा एल.डी. वाइट के अनुसार संपूर्ण पद वर्गीकरण योजना वह ढांचा है जिस पर लोक सेवाओं के पदाधिकारियों आवश्यकताओं का निर्माण किया जाता है। वह सार्वजनिक रोजगार से संबंधित विभिन्न प्रकार के कार्य एवं उत्तरदायित्वों के तार्किक विश्लेषण का परिणाम है। इस प्रकार आपने देखा कि पद वर्गीकरण विभिन्न पदों को समान प्रकृति के पदों को योग्यताओं के आधार पर एक वर्ग में रखने की एक प्रक्रिया है। पद वर्गीकरण की जो आवश्यकता होती है या उसके जो महत्व है वो अपने आप में कार्मिक प्रशासन की महत्ता को सुनिश्चित करता है। कार्मिक प्रशासन में लोक सेवाओं के विभिन्न पदों और स्थितियों का वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए उनकी महत्व या आवश्यकता सर्वविदित है। पहले ही महत्व और आवश्यकता का बिंदु है भर्ती। पद वर्गीकरण से भर्ती प्रक्रिया में आसानी हो जाती है। दूसरा बिंदु है वेतन भत्ते। वेतन भत्तों के निर्धारण में भी सहायता मिलती है। यदि एक जैसे समान पद जब होंगे तो उनके वेतन निर्धारण में सुविधाजनक स्थिति प्राप्त होती है। तीसरा बिंदु है प्रशिक्षण कार्य में सहायता मिलती है। अगला बिंदु है पदोन्नति। विभिन्न पद और दायित्वों की पदों के रूप में पदोन्नति के लिए कार्मिकों को एक सरल और तार्किक प्रक्रिया प्राप्त हो जाती है। अगला जो महत्व है और आवश्यकता का बिंदु है नियोजन एवं बजट। पद वर्गीकरण से ये कार्मिकों के नियोजन उनके बजट निर्माण में सहायता या सुविधा प्राप्त होती है। अगला बिंदु है मनोबल और संतुष्टि। पद वर्गीकरण से कार्मिकों में एक मनोबल होता है, उनका मनोबल उच्च होता है और उसको कार्य के प्रति संतुष्टि भी प्राप्त होती है। अगला बिंदु है कार्य मूल्यांकन। कर्मचारियों के कार्य मूल्यांकन को पद वर्गीकरण सरल बनाता है, सुगम बनाता है, आसान बनाता है और संगठनात्मक अपेक्षाओं के अनुकूल बनाता है। अगला बिंदु है पर्यवेक्षण, नियंत्रण और निर्देशन। जब पद वर्गीकरण में समान प्रकृति के कार्य धारित व्यक्ति या कार्मिक एक होते हैं तो उनके पर्यवेक्षण करने में, उनके नियंत्रण करने में, निर्देशन करने की व्यवस्था स्पष्ट हो जाती है। साथ ही साथ उनके कार्यों में उचित समन्वय किया जा सकता है। संगठनात्मक कार्यकुशलता में वृद्धि होती है। कार्मिकों में पक्षपात की भावना देखने को नहीं मिलती है। पद वर्गीकरण के चरण। शासकीय पदों के जो वर्गीकृत करने के लिए अपनाई जाने वाली जो प्रक्रिया है उसको चरणबद्ध तरीके से किया जाता है। तो पहला चरण है तथ्य संकलन का चरण।
जिन पदों का वर्गीकरण किया जाना है उनके कर्तव्यों अन्य विशिष्टताओं का निर्धारण किया जाता है। इस प्रक्रिया में व्यक्तिगत पदों संगठन के विभागों के कार्यों के संदर्भ में सूचनाएं संकलित की जाती हैं। दूसरा है वर्ग और श्रेणियों में विभाजन। द्वितीय चरण में एकत्र की गई समस्त सूचनाओं या पदों में से समानता के आधार पर विभिन्न पदों वर्गों को श्रेणियों में विभक्त किया जाता है, वर्गों में विभक्त किया जाता है। और यह वर्गीकरण योग्यता, कर्तव्य, वेतन, कार्य प्रकृति इत्यादि के आधार पर हो सकता है। तीसरा जो चरण है वो है मापदंड का निर्धारण। तृतीय चरण में जब प्रत्येक श्रेणी के लिए पदों को लिखित परिभाषा और व्याख्या दी जाती है, उनके मापदंड सुनिश्चित किए जाते हैं, उनकी विशेषताएं, शिक्षा, ज्ञान, अनुभव, कुशलता इत्यादि का वर्णन किया जाता है, व्याख्या की जाती है। और इस प्रकार ताकि भर्ती है, कार्मिक प्रशासन के दूसरे पक्ष है, भर्ती है, प्रशिक्षण है, कुशलता है, वेतनमान है, इनका निर्धारण सरल और सुगम तरीके से हो सके। और अंतिम चरण है पदों की स्थापना। इस अंतिम चरण में उल्लेखित वर्गों के भार को देखते हुए व्यक्तिगत पदों की स्थापना की जाती है या निर्धारण किया जाता है। पद वर्गीकरण की प्रणालियाँ। वर्गीकरण की जो प्रणालियाँ हैं वो दो प्रकार की हैं। एक स्थिति वर्गीकरण जिसको रैंक क्लासिफिकेशन कहते हैं, दूसरा है कर्तव्य वर्गीकरण जिसको पोजीशन क्लासिफिकेशन कहते हैं। जो स्थिति वर्गीकरण है वो क्या है? इस प्रकार के वर्गीकरण को दर्जा वर्गीकरण भी कहते हैं, क्योंकि इस वर्गीकरण का आधार कर्मचारियों की व्यक्तिगत स्थिति या दर्जा होता है, ना कि पद से संबंधित उसके दायित्व और कर्तव्य। यह प्रणाली भारत में है, पाकिस्तान में है, ब्रिटेन में है, जर्मनी में, फ्रांस में, मलेशिया इत्यादि देशों में स्थिति वर्गीकरण की प्रणाली प्रचलित है। दूसरी है कर्तव्य वर्गीकरण। कर्तव्य वर्गीकरण की दूसरी प्रणाली जिसको हम ड्यूटीज या पोजीशन क्लासिफिकेशन कहते हैं, इस वर्गीकरण की प्रणाली में ये माना जाता है कि व्यक्ति का पद ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जो उसके द्वारा निर्वहित कार्य हैं, दायित्व हैं, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। यह प्रणाली अमेरिका में, कनाडा में, फिलीपींस में, ताइवान आदि देशों में प्रचलित है, जहाँ कार्मिकों की व्यक्तिगत स्थिति की बजाय उनके दायित्व कर्तव्यों पर ज़्यादा फोकस किया जाता है या ज़्यादा महत्व दिया जाता है। स्थिति वर्गीकरण या पद वर्गीकरण के गुण दोष। इनके स्थिति वर्गीकरण और पद वर्गीकरण के दोषों को हम संक्षिप्त में क्रम से देख लेते हैं। स्थिति वर्गीकरण जिसको हम दर्जा वर्गीकरण भी कहते हैं, सबसे पहले उनके दोषों का मूल्यांकन कर लेते हैं। सबसे पहले हम उनके गुणों की व्याख्या कर लेते हैं। पहला स्थिति या दर्जा वर्गीकरण का गुण है संबंधित कार्मिक की समस्या या कार्य को समझने में आसानी रहती है। दूसरा गुण है स्थिति वर्गीकरण का कि कार्मिक पद के और दायित्वों में परिवर्तन आने से प्रभावित नहीं होते, अप्रभावित रहते हैं। तीसरा गुण है लोक सेवा में कार्य करते रहने से अनेक अवसर कार्मिकों को प्राप्त होते हैं। चौथा गुण है कार्य संचालन में हमेशा नवीनता बनी रहती है। और एक और गुण है स्थिति वर्गीकरण का कि सामान्य ज्ञों को विशेषज्ञों के स्थान पर अधिक प्राथमिकता महत्व प्राप्त होता है। और अंतिम गुण के रूप में स्थिति वर्गीकरण का कि इस प्रकार की वर्गीकरण में योग्य, श्रेष्ठ और उपयुक्त व्यक्ति संगठन की ओर आकर्षित होते हैं। अब स्थिति वर्गीकरण के दोष के बारे में समझ लें। स्थिति वर्गीकरण जहाँ एक तरफ से अभी आपको गुणों का व्याख्यान किया है, वहीं अब दोष भी देख लेते हैं कि इस प्रकार की प्रणाली में समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत का उल्लंघन किया जाता है। दूसरा दोष या अवगुण है विशिष्ट पद को धारण करने के लिए योग्यता संबंधी दावों की उपेक्षा की जाती है, यानी विशेषज्ञ पदों के लिए विशेष योग्यता की उपेक्षा की जाती है। तीसरा अवगुण है किसी पद पर कार्य करते हुए दायित्वों की स्पष्टीकरण नहीं किया जाता। जो कार्य और दायित्व है उनका स्पष्टीकरण नहीं किया जाता, उनकी व्याख्या नहीं की जाती, उनका उल्लेख नहीं किया जाता। और अंतिम दोष है अगला दोष है कार्मिकों की भर्ती, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि का वैज्ञानिक मापदंड नहीं है, उनका निर्धारण नहीं है, वैज्ञानिक आधार पर उन मापदंडों का निर्धारण नहीं किया जाता। और अंतिम दोष है विशेषज्ञ पदों के लिए ये अनुपयुक्त है, क्योंकि ये इस प्रकार की प्रणाली में सामान्यज्ञों को अधिक महत्व दिया जाता है, विशेषज्ञों को महत्व कम दिया जाता है। अब हम देखते हैं
पद वर्गीकरण, जिसको हम कर्तव्य वर्गीकरण भी कहते हैं, उसके गुणों को देख लेते हैं। ये जैसा कि भी आपको बताया, ये प्रणाली संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, फिलीपाइंस, ताइवान आदि देशों में प्रचलित है। इसके प्रमुख गुणों को देख लेते हैं। पहला गुण है कि प्रत्येक कार्मिक को अपने व्यक्तिगत दायित्वों का स्पष्ट बोध होता है, ज्ञान होता है, उसको जानकारी होती है। दूसरा गुण है कि लोक सेवाओं में पूर्णता स्थापित करने में वरिष्ठता की अपेक्षा योग्यता पर ये बल देती है ये प्रणाली। एक और गुण है विशिष्ट पदों के लिए विशिष्ट योग्यता का निर्धारण इस प्रकार की पद वर्गीकरण में, कर्तव्य वर्गीकरण में आसान होता है, सरल होता है। एक और गुण है समान कार्य के लिए समान वेतन के सिद्धांत पर ये प्रणाली संचालित होती है, ये वेतनमान संचालित होता है। एक और गुण है खुली भर्ती प्रक्रिया में सरलता रहती है, सुगमता रहती है। और अगला गुण है नियुक्ति और स्थानांतरण संबंधित जो भी मामले होते हैं उनमें इस प्रकार के कर्तव्य वर्गीकरण का बड़ा लाभ मिलता है। अंतिम गुण है एक समान कार्यात्मक शब्दावली का विकास भी इस कर्तव्य या पद वर्गीकरण प्रणाली में देखने को मिलता है। अब हम कर्तव्य या पद वर्गीकरण प्रणाली के दोष भी देख लेते हैं। पहला है विकासशील देशों के लिए एक इस प्रकार की प्रणाली अनुपयुक्त है, भारत जैसे देशों के लिए। दूसरा दोष है कि कर्तव्य दायित्वों का स्पष्ट निर्धारण के बाद भी उनका मूल्यांकन समुचित रूप से उचित नहीं हो पाता है। एक और दोष है इस पद्धति में विशिष्ट ज्ञान और दक्षता की आवश्यकता होती है। अगला दोष है कि सामान्यज्ञों को इस प्रणाली में महत्व नहीं दिया जाता है, अथवा ये कहें विशेषज्ञों को महत्व दिया जाता है, सामान्यज्ञों को पसंद नहीं किया जाता। अगला एक दोष है वो है कि परंपरागत व्यवस्थाओं में जहाँ ये वर्गीकरण है वहाँ उसकी क्रियान्विति कठिन हो जाती है, उसमें सरलता नहीं रहती, सुगमता नहीं रहती। और अंतिम दोष के रूप में कर्तव्य वर्गीकरण का दोष है इस पद्धति में समय अनुकूल आवश्यकता पड़ने पर परिवर्तन नहीं होता, चूँकि ये खर्चीली पद्धति है, इसमें खर्च अधिक होता है, बिखराव अधिक होता है। लेकिन सारांश में हम कह सकते हैं चाहे स्थिति दर्जा वर्गीकरण हो, पद अथवा कर्तव्य वर्गीकरण हो, दोनों ही प्रणालियों के गुण दोष अपने अपने हैं। ये देश काल परिस्थिति पर निर्भर करता है कि किस देश, किस राष्ट्र में कौन सी पद्धति ज़्यादा उपयुक्त व्यवहारिक प्रतीत होती है। भारत के संदर्भ में जहाँ स्थिति वर्गीकरण ज़्यादा उपयुक्त है, अमेरिका जैसे देशों में कर्तव्य या पद वर्गीकरण प्रणाली ज़्यादा उपयुक्त है। भारत में पद वर्गीकरण की स्थिति है उसको देख लेते हैं। भारत में पद वर्गीकरण की स्थिति ने हम मूलतः ब्रिटिश शासन प्रणाली से प्राप्त हुई है। इसलिए ब्रिटिश शासन प्रणाली से प्राप्त होने के कारण ब्रिटिश विरासत के रूप में सामान्यज्ञों को अधिक महत्व दिया गया है। और सामान्यज्ञों को महत्व देने के साथ ही साथ भारत में लोक सेवाएं हैं उनको 3 श्रेणियों में सेवा, श्रेणी और स्तर में विभक्त किया गया है। सेवा से मतलब सर्विस, श्रेणी से मतलब क्लास और स्तर से मतलब जो ग्रेड है उसमें। सेवा किसी एक क्षेत्र अथवा विभाग के अधीन कार्य करने से संबंधित है। श्रेणी किसी एक सेवा के उपभाग है और ग्रेड या स्तर वेतनमानों की उच्च और निम्न स्थिति को दर्शाता है। तो इस प्रकार से केंद्रीय स्तर पर अखिल भारतीय सेवाएं और केंद्रीय सेवाएं जिनको वर्ग आ, ख, ग, घ जिनको ABCD के रूप में विभक्त किया गया है, 4 वर्गों में विभक्त किया गया है, जिसमें आ और ख राजपत्रित सेवाएं और दूसरी ग और घ सेवाएं अराजपत्रित सेवाएं। राजस्थान में भी देखें तो राजस्थान में भी ये सेवाएं केंद्र से भिन्न स्थिति में राज्य सेवा हैं, अधीनस्थ सेवा हैं, मंत्रालय सेवा हैं और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी सेवाएं। हम भारत और राज्यों के संदर्भ में ये चीज़ जानते हैं, केंद्र और राज्यों में पद वर्गीकरण की स्थिति समान नहीं है, भिन्नताएं हैं। अपनी सुगमता की दृष्टि से प्रत्येक राज्य में कर्मचारियों के विभक्तीकरण या वर्गीकरण की प्रणाली को स्वीकार किया गया है। इसलिए भारत जैसे देश में पद वर्गीकरण की अनेक दोष हैं, आलोचनाएं की जाती हैं। इन आलोचनाओं में से प्रमुख है एक परंपराओं पर आधारित प्रणाली है। ये हम सब जानते हैं कि भारत ब्रिटिश शासन के अधीन रहा, इसलिए ब्रिटिश शासन प्रणाली को स्वीकार किया गया है। ब्रिटिश शासन प्रणाली की विरासत के रूप में प्राप्त कार्मिकों के वर्गीकरण की प्रणाली को स्वीकार किया गया है, इसलिए परंपरा पर आधारित है। दूसरा समानता का उल्लंघन है। समान कार्य के लिए समान वेतन जैसी प्रणाली
भारतवर्ष में देखने को नहीं मिलती है। तीसरा, विशेषज्ञों की उपेक्षा। भारतवर्ष में इन लोक सेवाओं में सामान्यज्ञों को अधिक महत्व दिया जाता है, विशेषज्ञों की उपेक्षा की जाती है। चौथा है सुविधाओं में भेदभाव। ये भी देखने को मिलता है कि भारतवर्ष में उच्च और निम्न पद के बीच में मध्य में बहुत बड़ी खाई है, इसलिए उनके प्राप्त होने वाले वेतन भत्ते सुविधाओं में बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। एक दोष या आलोचना ये भी है कि भारत की वर्गीकरण की पद वर्गीकरण की प्रणाली को अलोकतांत्रिक वर्गीकरण कहा जाता है, क्योंकि अंग्रेजों के द्वारा राजपत्रित व अराजपत्रित नामक श्रेणियां बनाकर प्राय इस प्रकार की आलोचना करते हैं। कुछ आलोचक ये भी मानते हैं कि ये प्रणालियाँ परंपरागत आधार पर, इसलिए भारत के संदर्भ में इसको अनुकूलन करने की आवश्यकता है। अगली आलोचना या दोष ये भी कहते हैं उलझा हुआ स्वरूप। भारतीय लोकसभाओं का वर्गीकरण स्पष्ट नहीं है। केंद्र और राज्यों के मध्य जो वर्गीकरण की प्रणालियाँ वो भिन्न भिन्न हैं, स्पष्टीकरण नहीं है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रणालियाँ हैं। श्रेणी शब्द को भी प्रॉपर तरीके से परिभाषित नहीं किया है, ये भ्रम उत्पन्न करता है। अगला दोष या आलोचना है कठोर बिखरा हुआ। पॉल एपिलपी जो विद्वान थे अमेरिकी, उन्होंने भारतीय प्रशासन में जो पद वर्गीकरण है उसको कठोरता और बिखरे हुए स्वरूप के रूप में परिलक्षित किया है। और अंतिम दोष है वेतनमान श्रृंखलाओं में अधिकता। वेतन आयोगों द्वारा विभिन्न प्रकार के वेतन आयोगों को स्वीकृत किया जाता है। पद वर्गीकरण के लिए प्रचलित विभिन्न श्रेणी सेवा स्तर के अनुसार पद वर्गीकरण के अनुसार वेतनमान निर्धारित किए जाते हैं, इसलिए वेतनमान और श्रृंखलाओं की भारतवर्ष में भिन्नताएं या अधिकता देखने को मिलती है। फिर भी हम सारांशतः ये कह सकते हैं कि भारतवर्ष में पद वर्गीकरण कार्मिक प्रशासन का आधार है, जिससे लोक सेवाओं को सुचारू संचालन से लेकर उनकी भर्ती से लेकर अन्य कार्मिक पक्षों तक उनको सुदृढ़ता से सरलता से संगठनात्मक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अग्रसर किया जाता है। अपेक्षा इस बात की है कि जो तदनुरूप आवश्यकताओं के अनुसार कार्मिक प्रशासन में वर्गीकरण की जो आवश्यकता प्रतीत होती है उसमें समयानुकूल परिवर्तन किया जाना चाहिए। धन्यवाद।